लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट किया था और स्केलेटल सिस्टम में एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन में बोन के जितने भी नंबर हैं वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था, समझ गए थे। तो आज उसके आगे स्केलेटल सिस्टम में स्कल भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो स्कल के बाद हेडिंग डालिए वर्टिब्रल कॉलम। हेडिंग डालिए वर्टिब्रल कॉलम। और एक डायग्राम बना रहे हैं, वो डायग्राम बना लीजिए, फिर एक्सप्लेन करते हैं। वर्टिब्रल कॉलम एक समझाने के लिए केवल सिंबॉलिक डायग्राम बना दिया है, एग्जैक्ट ऐसा होता नहीं है। फिर भी लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने स्कल या क्रेनियम पढ़ लिया था और आज हम लोग वर्टिब्रल कॉलम पढ़ेंगे। तो गिनती के सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि वर्टिब्रल कॉलम क्या है,
तो एक इलांगेटेड स्ट्रक्चर है जो हम लोगों के स्कल के बेस यहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, तो पीछे पीछे ये हिप रीजन तक आ जाएगा। तो पीछे पीछे रन करता है, तो पीछे होता है डार्सल और आगे होता है वेंट्रल। तो वर्टिब्रल कॉलम एक इलांगेटेड स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी में पीछे डार्सली पाया जाता है। और कहाँ से शुरू होता है, तो कहोगे स्कल के बेस से, और कहाँ तक जाता है, हिप रीजन तक जाता है। एक क्वेश्चन। दूसरा, ये है हेड, ये है नेक, ये है थोरेक्स, ये है एब्डामेन। थोरेक्स और एब्डामेन को मिला के ट्रंक कहा जाता है। तो पीछे जो रीढ़ की हड्डी है उसी ने हमारे ट्रंक का मेन फ्रेमवर्क बना रखा है। अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो ट्रंक ऐसे हो जाएगा। तो ट्रंक का मेन फ्रेमवर्क किसने बनाया, तो आंसर देंगे वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन सिर्फ फ्रेमवर्क ही नहीं बनाना है, आप सोचो पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम उसके कितने काम हैं। तो सबसे पहला काम है कि हम लोगों का स्कल उसी पे तो रखा है, इसका मतलब इसने स्कल को सपोर्ट कर रखा है, एक खास बात। दूसरा, स्कल के अंदर या क्रेनियम के अंदर क्या पाया जाएगा, ब्रेन, और वहां से निकलेगी क्या, स्पाइनल कार्ड। तो वो स्पाइनल कार्ड निकल के रीढ़ की हड्डी में ही चली जाती है। ये देखिए है स्कल, और उसके अंदर मैंने क्या बनाया, ब्रेन, और ब्रेन से क्या निकला, स्पाइनल कार्ड। तो स्पाइनल कार्ड इसी रीढ़ की हड्डी के अंदर रन करता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के अंदर एक कैनाल पाई जाती है, उस कैनाल का नाम न्यूरल कैनाल है। कैसे बनती है अभी आपको समझा आ जाएगा। तो जनरल ओवरव्यू ये है कि वर्टिब्रल कॉलम क्या है, तो कहोगे हमारे बॉडी में डार्सल में पाई जाती है, एक्सटेंड करती है कहाँ से, बेस ऑफ स्कल से हिप रीजन। ये क्या बनाती है, मेन फ्रेमवर्क किसका, ट्रंक का। यही क्या करती है, सपोर्ट करती है हेड को। और चूंकि स्पाइनल कार्ड इसके अंदर अंदर है तो प्रोटेक्ट करेगी क्या, स्पाइनल कार्ड। दो काम और बचे हैं, ये हैं रिब। रिब पीछे जाके जुड़ी हैं वर्टिब्रल कॉलम से। तो अगर वर्टिब्रल कॉलम ना होती तो कहाँ जुड़ती, तो रिब को पीछे जुड़ने की जगह कौन देता है, वर्टिब्रल कॉलम। हम लोगों की जो बैक है वहाँ बहुत सारी मसल हैं, तो मसल भी तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या देता है, तो प्रोवाइड प्लेस फॉर अटैचमेंट किसको, रिब को, और मस्कुलेचर ऑफ बैक। ये सब रटने वाले सवाल हैं। अब असली क्वेश्चन ये है कि इतना लंबा यहाँ से यहाँ तक वर्टिब्रल कॉलम है, तो वर्टिब्रल कॉलम बना किसका होता है, तो कहोगे कितनी, 26 वर्टिब्री का बना होता है। और वर्टिब्री को कहा जाता है यूनिट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। और ये सारी 26 वर्टिब्री लाइन से लगी हैं। लाइन से लगने को क्या कहेंगे, सीरियली अरेंज्ड हैं। तो 26 वर्टिब्री जब एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखी होती हैं तभी क्या बनता है, वर्टिब्रल कॉलम बनता है। अब किसी एक वर्टिब्री के बारे में, ये मैंने डायग्राम यहाँ बना दिया है। अगर वर्टिब्री को ध्यान से देखेंगे तो इसमें कई चीज़ें हैं। पहला है कि इसमें एक सेंटर में हालो पार्ट पाया जाता है, उसका नाम न्यूरल कैनाल। ये डायग्राम ऐसे बना, इसको ऐसे कर दीजिए। कापी दो जरा, कापी, कोई कापी दे दो। ये डायग्राम ऐसे बना है, ठीक है, वर्टिब्री का। इसको आप ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दिया। अब ऐसे कर दिया तो यहाँ एक हालो पार्ट होगा इस जगह। आप सोचिए कि ये एक वर्टिब्री है, ऐसे डायग्राम बना, इसको ऐसे कर दिया तो ये हालो पार्ट दिख रहा है, इसका नाम न्यूरल कैनाल है। इधर देखिए ये दूसरी वर्टिब्री है, ऐसे रखी होंगी। तो जब वर्टिब्री के ऊपर वर्टिब्री रखते चले जाओगे तो न्यूरल कैनाल पर क्या रखते जाओगे, न्यूरल कैनाल, तो लंबी सी ट्यूब बन जाएगी। वैसे एक वर्टिब्री के सेंटर में एक हालो पार्ट होता है, उसी में क्या है, स्पाइनल कार्ड है। लेकिन एक वर्टिब्री इतनी बड़ी होगी केवल बस, तो वर्टिब्री के ऊपर वर्टिब्री रखते चले जाओ तो कैनाल के ऊपर कैनाल रखते चले जाओगे तो लंबी ट्यूब बनेगी। उसी लंबी ट्यूब का नाम क्या होगा, न्यूरल कैनाल, और उसी में क्या रखा होगा, स्पाइनल कार्ड। किसी भी वर्टिब्री में क्या क्या है, तो सेंटर में हालो पार्ट है, उसका नाम न्यूरल कैनाल। पीछे की तरफ क्या है, न्यूरल आर्च, उसके पीछे क्या है, न्यूरल स्पाइन, और साइड में क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस पाया जाता है। ये है वर्टिब्री, इसको ऐसे कर दिया तो ये हिस्सा क्या होगा, ये हिस्सा वेंट्रल होगा और ये हिस्सा डार्सल होगा। यहाँ वर्टिब्री है तो वर्टिब्री में आगे एक छोटा सा हिस्सा पाया जाता है, जैसे कैरम की गोटी जैसा होता है, थोड़ा मोटा, ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है। उसी स्ट्रक्चर का नाम क्या है, सेंट्रम।
तो सेंट्रम क्या करता है, एक वर्टिब्री को दूसरी वर्टिब्री से जुड़ने में मदद करता है, हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ वन वर्टिब्री टू अदर। अच्छा, ट्रेन का डिब्बा देखे हो तो ट्रेन के डिब्बे में आगे दो हिस्से निकले होते हैं और पीछे भी तो दो हिस्से निकले होते हैं। एक ट्रेन के डिब्बे के पीछे के दो हिस्से ऐसे निकले होते हैं, एक में ऐसे जुड़ जाता है ना, इसी टाइप से तो होता है। ये एक ट्रेन का डिब्बा है, इसके पीछे दो निकले होते हैं, ये ट्रेन का डिब्बा, इसके आगे दो निकले होंगे, ये ऐसे जुड़ जाते हैं। बिल्कुल वैसे यहाँ भी है, वर्टिब्री पर पाए जाते हैं पीछे की तरफ दो और आगे की तरफ दो, क्या, जाइगैपोफाइसिस। जाइगैपोफाइसिस इस तरीके से जैसे ट्रेन के डिब्बे आपस में जुड़ते हैं वैसे ही जुड़ जाते हैं। तो दो स्ट्रक्चर हैं जो एक वर्टिब्री को दूसरी वर्टिब्री से जोड़ते हैं, एक का नाम सेंट्रम और दूसरे का नाम ये है, इसका नाम है जाइगैपोफाइसिस। तो कितनी बातें बताई हैं, फिर से सुनेंगे तब आगे बढ़ेंगे। वर्टिब्री क्या है, सॉरी वर्टिब्रल कॉलम क्या है, तो कहोगे इलांगेटेड स्ट्रक्चर है जो हमारे शरीर में पीछे पीछे डार्सली पाया जाता है। कहाँ से कहाँ, तो कहोगे बेस ऑफ स्कल से हिप रीजन तक। दूसरा सवाल, ये क्या बनाता है, तो ये मेन फ्रेमवर्क बनाता है, किसका, ट्रंक का। ये कई काम करता है, ये सपोर्ट करता है हेड को, ये प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कार्ड को, और ये जगह देता है जुड़ने के लिए दो लोगों, कौन कौन, एक का नाम रिब और एक का नाम बैक की मसल। वर्टिब्रल कॉलम बना किसका होता है, तो कहोगे 26 वर्टिब्री का बना होता है और सारी वर्टिब्री लाइन से लगी होती है, जिसको हम सीरियली अरेंज कहते हैं। किसी एक वर्टिब्री में कई स्ट्रक्चर हैं, जैसे उसमें क्या पाया जाएगा, सेंटर हालो पोर्शन पाया जाएगा जिसमें क्या होगा, स्पाइनल कार्ड, उसका नाम न्यूरल कैनाल, उसी के पीछे न्यूरल आर्च, उसी के पीछे न्यूरल स्पाइन, और इसी न्यूरल कैनाल के आगे क्या पाया जाएगा, तो आंसर क्या देंगे, सेंट्रम। ये डायग्राम ऐसे बना, इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेंट्रम हो जाएगा, और पीछे आर्च और स्पाइन हो जाएगा, और यहाँ छेद होगा, उस छेद का नाम क्या होगा, न्यूरल कैनाल। एक कैनाल के ऊपर दूसरी कैनाल रखते जाओगे तो लंबी ट्यूब बनेगी, और उसी ट्यूब में क्या रखा होगा, स्पाइनल कार्ड रखा होगा। साइड में क्या पाए जाते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस। अब सवाल ये है कि हमारे पास कुल कितनी वर्टिब्री है, तो कहोगे टोटल 26 वर्टिब्री हैं, लेकिन सारी वर्टिब्री में से पहली वर्टिब्री बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली वर्टिब्री का नाम एटलस वर्टिब्री है, और यही वो वर्टिब्री है जो किससे आर्टिकुलेट करती है, ऑक्सीपिटल कोंडाइल ऑफ स्कल या क्रेनियम। अब टोटल हमारे पास हैं कितनी, टोटल ह्यूमन के पास टोटल कितनी वर्टिब्री हैं, तो कहोगे टोटल हैं 26 वर्टिब्री। तो जब 26 वर्टिब्री हैं वो कितने टाइप की होती हैं, तो कहोगे ये 5 टाइप की होती हैं। अब वो टाइप कौन से हैं, तो नाम याद होने चाहिए। एक होती है सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सिक्स। कितने टाइप की होती हैं, 5 टाइप की होती हैं। और देखिए ये एंटीरियर है और ये क्या है, पोस्टीरियर है। तो अगर आपसे क्रम पूछेगा तो आप इसी क्रम में बताएंगे। इनके नंबर अभी लिखो नहीं, इनके नंबर देख लो। तो सर्वाइकल कितनी होती हैं, 7, थोरैसिक कितनी होती हैं, 12, लंबर कितनी होती हैं, 5, सैक्रम 1 होती है, और कॉक्सिक्स भी 1 होती है। पाई कहाँ जाती है वो जरा देखो। तो मान लेते हैं कि ये हम लोगों का हेड है, ये हम लोगों का नेक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना है, ये हाथ लगे हैं, ये पैर लगे हैं, और देखो वर्टिब्रल कॉलम की स्थिति क्या होती है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम ऐसे बनी होती है, ध्यान से देखेंगे। वर्टिब्रल कॉलम ये कौन सा हिस्सा है, नेक, ये क्या है, थोरेक्स, ये क्या है, एब्डामेन, और ये हिप रीजन होगा। तो वर्टिब्रल कॉलम का वो हिस्सा जो नेक में पाया जाएगा, इसका नाम क्या रखोगे, जो थोरेक्स में पाया जाएगा इसका नाम क्या रखोगे,
थोरेसिक और जो एब्डामिन में पाए जाएगा इसका नाम क्या रखोगे? लंबर। और उसके बाद क्या होगी? सैक्रल। और सबसे आखिरी में क्या पाई जाएगी? कैक्सिक्स। तो बताओ कौन कहाँ कहाँ है? तो सर्वाइकल कहाँ है? तो सर्वाइकल है नेक में। थोरेसिक कहाँ है? थोरेक्स में। लंबर कहाँ है? एब्डामेन में। और ये दोनों कहाँ हैं? तो कहोगे हिप रीजन में पाई जाती हैं। बस एक एक दो दो क्वेश्चन है। सर्वाइकल में भी एक क्वेश्चन है, थोरेसिक में भी एक है, एक लंबर में है, और दो क्वेश्चन किसमें है? सैक्रल और कॉक्सिक्स में। पहले इतना लिख लीजिए। कि अगर वर्टिब्रल फार्मूला लिखा जाए, अगर वर्टिब्रल फार्मूला लिखा जाए तो क्या लिखोगे? तो किसी एडल्ट को ऐसे लिखोगे, एडल्ट में ऐसे लिखोगे, सर्वाइकल कितनी? 7, थोरेसिक कितनी? 12, लंबर कितनी? 5, सैक्रल 1, कॉक्सिक्स भी 1। तो जोड़ोगे तो कितनी हो जाएंगे? जोड़ोगे 26। लेकिन अगर किसी चाइल्ड का लिखोगे तो कहानी बदल जाएगी। छोटे बच्चे में देखो क्या अंतर होता है। सर्वाइकल तो 7 ही होती हैं, थोरेसिक 12 ही होती हैं, लंबर 5। बस सैक्रम में दिक्कत आ जाएगी, सैक्रम भी 5, और जो कॉक्सिक्स हैं वो क्या? 4। तो जोड़ो कितनी हो गई? जोड़े कितनी हो जाएंगी? तो जोड़े हो जाएंगी 33 वर्टिब्री। तो अंतर जरा समझ लीजिए। किसी एडल्ट में कितनी वर्टिब्री है? 26। लेकिन किसी बच्चे में कितनी है? 33। क्यों? तो देखो क्या अंतर है भाई। सर्वाइकल यहाँ भी है, सर्वाइकल यहाँ 7 बराबर, कोई दिक्कत नहीं। थोरेसिक 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। लंबर 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ, सारी समस्या यहाँ है। सैक्रम इसमें कितनी है? 5। यहाँ कितनी है? 1। तो क्या 4 घट गई? क्या 4 घटी नहीं है, ये वास्तव में पांचों जुड़ गई हैं और पांचों जुड़ के एक बना ली हैं। ऐसे यहाँ देखो कॉक्सीजल कितनी है? 4, और यहाँ कितनी है? 1। तो 3 कहाँ गई? तो कहीं गई नहीं है, वो चारों जुड़ के एक स्ट्रक्चर बन गए। जरा आराम से बताएंगे। किसी एडल्ट में कितनी है? 26, और किसी चाइल्ड में कितनी है? 33। क्यों? तो कहोगे बच्चे की जो वर्टिब्री है वो आपस में फ्यूज होती हैं। अब फ्यूज होंगी तो ये 5 फ्यूज करके क्या बना लेंगे? 1, और ये 4 फ्यूज करके क्या बना लेंगे? 1। तो बताओ कौन कौन सी फ्यूज्ड वर्टिब्री हैं हमारे पास? कौन कौन सी फ्यूज्ड वर्टिब्री हैं? तो कहोगे सैक्रम और कॉक्सिक्स या कॉक्सीजियल क्या हैं? फ्यूज्ड वर्टिब्री हैं। अब कुछ क्वेश्चन और हैं, ये लिख लिया बेटा, ये बढ़ा लो जरा। एज के हिसाब से, जैसे जैसे एज बढ़ती है फ्यूज हो जाती हैं। कोई फिक्स एग्जैक्ट टाइम नहीं है, लेकिन फ्यूज होती हैं। बढ़े आगे। तो चलो देखें, पहला कौन सी वर्टिब्री है? सर्वाइकल। तो सर्वाइकल में केवल 3 क्वेश्चन हैं। सर्वाइकल के नंबर बताओ। तो इनका जो नंबर है वो कितना होता है? 7। किसमें? इन ऑलमोस्ट, जो एनसीईआरटी में लिखा वही याद रखोगे, ऑल मैमल, इवन हम लोगों, इंक्लूडिंग लिखते चले ह्यूमन। इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब है दुनिया में कुछ ऐसे मैमल भी हैं जिसमें सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या 7 नहीं होती है, 7 से ज्यादा होती है। तो इसी नाते एनसीईआरटी लिखा ऑलमोस्ट ऑल। यहां से ऑलमोस्ट हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन,
सर्वाइकल में पहली सर्वाइकल, फर्स्ट सर्वाइकल का नाम ही क्या है? एटलस। और दूसरी सर्वाइकल का नाम है एक्सिस। और इनके बीच का जो जॉइंट होता है, लिखते चलेंगे, उसी का नाम है एटलैंटो एक्सियल जॉइंट, या इसी का दूसरा नाम है पाइवट जॉइंट। हमारा जो ये नेक मूवमेंट हो रहा है ये इसी पर होता है, ये रोटेटरी मूवमेंट। कराता है। तो हमारे स्कल का रोटेटरी मूवमेंट कहाँ होता है? पाइवट जॉइंट पर। और पाइवट जॉइंट है क्या? एटलैंटो एक्सियल जॉइंट। किसके किसके बीच है? एटलस और एक्सिस के बीच है। इसी तरीके से थोरेसिक, थोरेसिक की खास बात करें तो कहां पाई जाएंगी? थोरेक्स में। इनमें कोई खास बात नहीं है। फिर लंबर में खास बात है। लंबर की बात करेंगे तो लंबर लॉन्गेस्ट वर्टिब्री है और लंबर ही स्ट्रांगेस्ट भी है। लॉन्गेस्ट वर्टिब्री पूछे, स्ट्रांगेस्ट वर्टिब्री पूछे, आंसर क्या देंगे? लंबर। तो अगर लॉन्गेस्ट ये है तो स्मॉलेस्ट भी तो होगी, नहीं होगी? तो स्मॉलेस्ट होती है एटलस। फिर आएगा सैक्रम। अभी मैंने बताया कि ये फ्यूज्ड वर्टिब्री है। सैक्रम क्या है? फ्यूज्ड वर्टिब्री है। बनती कैसे है? तो कहोगे एक सैक्रम बनता है फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ कितनी? 5 सैक्रल वर्टिब्री। इसी तरीके से कॉक्सीजियल या कॉक्सिक्स, ये क्या है? तो ये भी फ्यूज्ड वर्टिब्री है। बनती कैसी है? तो कहोगे एक कॉक्सिक्स फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 4 कॉक्सीजियल वर्टिब्री। और इसी कॉक्सिक्स का एक और नाम है, इसी को क्या कहते हैं? टेल बोन कहते हैं। स्टार्ट करें। डन। चलो एनसीईआरटी ओपन करो। लिखा है आवर वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म बाय कितने? हाईलाइट करो 26 सीरियली अरेंज यूनिट। और यूनिट का नाम क्या है? और ये कहाँ पाया जाता है? डार्सली। ये एक्सटेंड करता है कहाँ से? तो हाईलाइट करो बेस ऑफ स्कल। और यही क्या बनाता है? मेन फ्रेमवर्क। किसका? ट्रंक का। ईच वर्टिब्रा में क्या होता है? तो हाईलाइट करो सेंट्रल हॉलो पोर्शन। नाम क्या है? न्यूरल कैनाल। काम क्या है? इसी में क्या है?
स्पाइनल कार्ड पास होगी। पहली वर्टिब्री का नाम क्या है? एटलस, और यही जुड़ती है किससे? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से। वर्टिब्रल कॉलम डिफरेंशिएटेड इनटू क्या? सर्वाइकल कितनी? 7, थोरेसिक कितनी? 12, लंबर कितनी? 5, सैक्रल कितनी? 1। ये क्या लिखा है? फ्यूज्ड। और कॉक्सिजियल भी कितनी? 1। ये भी क्या है? फ्यूज्ड। स्टार्टिंग ये संख्या कहाँ शुरू करोगे? स्टार्टिंग फ्रॉम स्कल, तो स्कल से शुरू करोगे, यहाँ तक आओगे। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री कितने होंगे? 7। क्या लिखा है? ऑलमोस्ट ऑल मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। ऑल मैमल में नहीं, सब में लगभग लगभग। वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करेगा किसको? स्पाइनल कार्ड, ये इसका काम है। सपोर्ट करेगा हेड को, ये इसका काम है। और ये अटैचमेंट की जगह देगा किसके लिए? रिब के लिए। और किसके लिए? मस्कुलेचर ऑफ बैक। अगली हेडिंग डालिए, स्टर्नम। स्टर्नम, अगर हम डायग्राम देखें तो ये स्टर्नम है। ये इतना हिस्सा क्या है? स्टर्नम है। और इस डायग्राम में आगे की तरफ वेंट्रल है, पीछे की तरफ डार्सल। ये है स्टर्नम। तो स्टर्नम में केवल एक लाइन है, क्या है? तो ये सिंगल फ्लैट बोन है। कहाँ पाई जाती है? तो कहोगे हेड में नहीं, नेक में नहीं, कहाँ है? थोरेक्स। थोरेक्स में आगे है कि पीछे है? आगे। आगे को वेंट्रल कहते हैं, और ठीक बीच में है ना, तो बीच को कहते हैं मिड वेंट्रल। क्या कहते हैं? मिड वेंट्रल। तो स्टर्नम क्या है? फ्लैट बोन है। स्टर्नम एक फ्लैट बोन है। देखो एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है। स्टर्नम क्या है? तो स्टर्नम एक फ्लैट बोन है। कहाँ है? वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरेक्स। ये लाइन तो भी हम लोग लिख ही लेंगे। ये सवाल है कि ये फ्लैट बोन क्या होती हैं। तो फ्लैट बोन का मतलब चपटी हुई बोन, पतली पतली चपटी बोन। हमारे शरीर में कौन कौन सी फ्लैट बोन हैं? तो इसी एनसीईआरटी में 2-3 जगह और लिखा है। जैसे स्टर्नम फ्लैट बोन है, पढ़ ही रहे हो। अभी रिब पढ़ेंगे, वो भी फ्लैट बोन है। स्टर्नम भी फ्लैट है, रिब भी क्या है? फ्लैट है। और देखो कौन ऐसे हाथ करते हैं तो पीछे यहाँ एक बोन निकल आती है, उसका नाम स्कैपुला। ये भी फ्लैट है। और हमारे क्रेनियम की जो बोन है वो भी क्या है? फ्लैट। तो कुल 4 फ्लैट बोन है। कौन कौन सी? स्टर्नम याद रखना, रिब याद रखना, स्कैपुला याद रखना, और कौन सी? क्रेनियम। तो 2 लाइनें लिख लो जरा। स्टर्नम, लिख डालिए, सिंगल फ्लैट बोन प्रेजेंट क्या है? ओवर मिड वेंट्रल लाइन किसका? थोरेक्स। ठीक। स्टर्नम का काम देखिए, तो रिब जो है वो आगे इससे अटैच होती है ना, तो ये काहे के लिए है? ये है प्लेस फॉर अटैचमेंट ऑफ रिब। बस ये नोट करके लिख लीजिए। नोट में लिख लीजिए फ्लैट बोन। तो फ्लैट बोन में 4 नाम लिख लीजिएगा। एक लिख लीजिए स्टर्नम, 2 लिख लीजिए रिब, तीसरा लिख लीजिए स्कैपुला, और चौथा लिख लीजिए क्रेनियल बोन। ये 4 नाम लिख लीजिए। चलिए हेडिंग डालिए, रिब, रिब्स। पहला तो रटने वाला सवाल है, रिब किसमें प्रेजेंट है, किसमें एब्सेंट है? तो हम लोगों में प्रेजेंट है, फ्रॉग में एब्सेंट है। तो आगे लिख लीजिए, प्रेजेंट इन मैमल
और एब्सेंट इन किसमें, फ्रॉग। क्यों लिखा रहे हैं, क्योंकि फ्रॉग आपके सिलेबस में है, तो इस नाते फ्रॉग की जानकारी होनी चाहिए आपको। दूसरा, ह्यूमन की अगर बात करें तो कहोगे कितनी है, 12 पेयर फ्लैट बोन है। कहां से कहां कनेक्ट होती हैं, तो देखो ये रिब है, रिब आगे, आगे का मतलब वेंट्रल, किससे जुड़ी हैं, स्टर्नम, और पीछे, पीछे का मतलब होता है डार्सल, और डार्सल में किससे जुड़ी हैं, वर्टिब्रल कॉलम। तो 12 पेयर होती हैं, आर्टिकुलेट होती हैं। लिखते चले, वेंट्रली किससे, वेंट्रली टू स्टर्नम, और यही आर्टिकुलेट होती हैं डार्सली टू वर्टिब्रल कॉलम। किन, वर्टिब्रल कॉलम में, कहां, सर्वाइकल में कि थोरेसिक में कि लंबर में, कहां जुड़ती हैं, तो वर्टिब्रल कॉलम में जुड़ती हैं थोरेसिक में। एक और क्वेश्चन है यहीं, जरा रुक जाओ, 1 मिनट रुको, इधर देखो, रिब आगे जुड़ी है और रिब पीछे भी जुड़ी है, तो ये है स्टर्नम, ये है रिब, तो जुड़ी कैसे है, तो यहां पाया जाता है हाइलाइन कार्टिलेज, और पीछे भी तो जुड़ी है, तो फिर यहां क्या पाया जाएगा, तो जहां कहीं जोड़ होगा, चाहे आगे स्टर्नम से जुड़े और चाहे पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े, जुड़ेंगे किसकी मदद से, तो दोनों जगह किससे जुड़ेंगे, बाई हायालाइन कार्टिलेज। लिख लो इतना। अब सबसे कमाल की बात यह है कि जैसे मान लेते हैं ये रिब है, रिब को आगे जुड़ना है, ये यहां जुड़ जाएगी, इसी रिब को पीछे भी तो जुड़ना है, तो आगे जुड़ने के लिए इसमें एक हेड पाया जाता है, लेकिन पीछे जुड़ने के लिए इसमें 2 हेड पाए जाते हैं, इसी नाते रिब का ऐसा स्ट्रक्चर है। अब ध्यान से देखेंगे, ये वो हिस्सा है जो पीछे जुड़ा है, तो यहां 2 हेड हैं, ये है डॉर्सल पार्ट और ये है वेंट्रल पार्ट। ये किससे जुड़ा है, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा है, और ये किससे जुड़ा है, स्टर्नम। तो यहां जो हेड है इसको कहते हैं स्टर्नल हेड, और यहां जो हेड है, यहां तो 2 हेड हैं, एक ये हेड है और एक ये हेड है, एक को कहते हैं कैपिटुलर हेड, और एक को कहते हैं ट्रेबिकुलर हेड, या ट्यूबरकुलर भी कह सकते हैं। जरा रुको ना, 2 मिनट रुको, देखो, जैसे हम लोगों की ये वर्टिब्री है, वर्टिब्री में ऐसे क्या बनाया था, ट्रांसवर्स प्रोसेस बनाया था, और ऐसे क्या बनाया था, सेंट्रम, और पीछे क्या बनाया था, न्यूलर आर्च और स्पाइन। तो ध्यान से सुनिएगा, जब रिब को आके यहाँ जुड़ना होता है, तो रिब का एक हेड जाकर यहाँ जुड़ता है और एक हेड यहाँ जुड़ता है। जो कहाँ जुड़ा है, तो एक जुड़ गया है सेंट्रम से और एक कहाँ जुड़ गया है, ट्रांसवर्स प्रोसेस से। तो पीछे जब जाके रिब जुड़ती है तो 2 जगह जुड़ती है, एक कहाँ जुड़ती है, सेंट्रम से, और एक कहाँ, ट्रांसवर्स प्रोसेस। इसी नाते पीछे जुड़ने के लिए कितने हेड पाए जाते हैं,
तो डार्सली कितने हेड हैं, तो कहोगे 2 हेड हैं। कितने हेड हैं? 2 हेड हैं। जबकि वेंट्रली जुड़ने के लिए क्या है? 1 हेड है। इसी नाते इस रिब का नाम, इस रिब का नाम बाइसिफेलिक रिब है। जरा आराम से बताएं कितनी जोड़ी बाइसिफेलिक रिब होंगी? तो भाई जितनी पीछे जुड़ी होंगी वो सब बाइसिफेलिक होंगी। और पीछे कितनी जुड़ी हैं? सब तो जुड़ी हैं। तो बाइसिफेलिक रिब की संख्या कितनी होती है? तो आंसर क्या देंगे? 2 पेयर। क्योंकि इन सब में क्या पाए जाते हैं? 2 हेड जो किससे जुड़ने के लिए होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। एक हेड कौन सा? ट्यूबरकुलर हेड। और एक कौन सा? कैपिटुलर हेड। ये जो कैपिटुलर हेड है ये जुड़ जाता है किससे? सेंट्रम से। और ट्यूबरकुलर जुड़ जाता है किससे? ट्रांसवर्स प्रोसेस से। तो रिब के स्ट्रक्चर में देखिए क्या है, रिब के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है आगे जुड़ने वाला, एक हिस्सा है पीछे जुड़ने वाला। आगे जुड़ने वाले में 1 हेड है और पीछे जुड़ने वाले में 2 हेड है। कितनी रिब हैं जो पीछे जुड़ी हैं? सारी जुड़ी हैं। इसी नाते सारी रिब का नाम क्या पड़ गया? बाइसिफेलिक रिब, जो कि पीछे जुड़ने के लिए 2 हेड पाए जाते हैं। अब जो 2 हेड होते हैं उनके नाम एनसीईआरटी में नहीं लिखे हैं। एक का नाम कैपिटुलर, एक का नाम ट्यूबरकुलर। जो कैपिटुलर है वो कहाँ जुड़ जाएगा? सेंट्रम से। और ट्यूबरकुलर कहाँ से? ट्रांसवर्स प्रोसेस। और आगे वाला कहाँ से जुड़ जाएगा? स्टर्नम से। तो जो स्टर्नम से जुड़ेगा उसका नाम स्टर्नल हेड। तो आगे क्या जुड़ेगा? वेंट्रल पार्ट स्टर्नम से, डार्सल पार्ट वर्टिब्रल। चाहे आगे जुड़ना हो चाहे पीछे जुड़ना हो, किसकी मदद से जुड़ेंगे? तो आइलैंड क्या देंगे? हाईलाइन काट ले। बढ़ाओ। हम लोगों के पास जो 12 पेयर रिब पाई जाती है या 24 जो रिब हैं उनका आर्टिकुलेशन बड़ा स्पेशल है। देखें ये है स्टर्नम और पीछे है वर्टिब्रल कॉलम। तो कुछ रिब ऐसी होती हैं जो आगे का मतलब वेंट्रल और पीछे का मतलब डार्सल। तो वेंट्रली जुड़ी होती हैं स्टर्नम से और डार्सली जुड़ी होती हैं थोरेसिक वर्टिब्री से। और यही वो रिब हैं जो रिब की डिफिनीशन को फॉलो कर रही हैं। इसी नाते इनका नाम ट्रू रिब या इनका दूसरा नाम वर्टिब्रो स्टर्नल रिब। क्यों? वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हैं तो वर्टिब्रो, स्टर्नम जुड़ी हैं तो स्टर्नल रिब। हैं कुल कितनी? तो कह रहा है पहली 7 पेयर। अब जब पहली 7 पेयर हैं इसका मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं। वेंट्रली किससे जुड़ी हैं? स्टर्नम। और डार्सली किससे जुड़ी हैं? थोरेसिक वर्टिब्री। और किस चीज की मदद से जुड़ी होंगी? उसका नाम है हाईलाइन कार्टिलेज। जहां कहीं जुड़ी होंगी वहां क्या पाया जाएगा? हाईलाइन कार्टिलेज। अच्छा, अगली जो 3 हैं, तो अगली 3 पेयर की बात करें तो कहोगे उनका नाम फॉल्स। क्यों? इनका नाम फॉल्स रिब क्यों रखा गया? तो ध्यान से सुनेंगे। रिब की डिफिनीशन है कि ऐसी फ्लैट बोन जो आगे जुड़ी हो स्टर्नम से, पीछे जुड़ी हो वर्टिब्रल कॉलम से, वही तो रिब है। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो ये रिब वो हैं जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से तो जुड़ी हैं लेकिन आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ी हैं। आगे स्टर्नम से ना जुड़ी होने के नाते ही इनका नाम क्या पड़ गया? फॉल्स रिब। या दूसरा नाम वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल रिब। अब ये नाम क्यों पड़ा वो देखो। तो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हैं तो नाम क्या पड़ा? वर्टिब्रो। आगे ये 7वीं रिब से जुड़ गई हैं और रिब को कांड्रा कहते हैं। इसी नाते इसका नाम क्या हो गया? वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल रिब। तो आगे 7वीं से जुड़ी है। तो नेक्स्ट 3 पेयर कौन सी? 8वीं, 9वीं, 10वीं। वेंट्रली किससे जुड़ी हैं? 7th रिब से। और डार्सली किससे जुड़ी हैं? थोरेसिक वर्टिब्री से। अच्छा, लास्ट की जो 2 पेयर हैं मतलब 11 नंबर और 12 नंबर, उनका नाम फ्लोटिंग रिब है या इनका नाम वर्टिब्रल है। क्यों? क्योंकि आगे जुड़ी ही नहीं है। आगे जुड़ी नहीं तो फिर जुड़ी कहाँ है? सिर्फ पीछे जुड़ी हैं। नॉट आर्टिकुलेट वेंट्रली, आगे जुड़ी नहीं है। आर्टिकुलेट ओनली किससे? डार्सली टू द थोरेसिक वर्टिब्री। तो जरा आराम से बताएं कितने पेयर रिब हैं जो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हैं?
कितने पेयर रिब हैं जो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हैं? 12 पेयर। कितने पेयर रिब हैं जो स्टर्नम से जुड़ी हैं? कितने पेयर हैं जो स्टर्नम से नहीं जुड़ी हैं? 5 पेयर। कितने पेयर हैं जो स्टर्नम से नहीं जुड़ी हैं? 5 पेयर। कितने हैं जो आगे जुड़ी ही नहीं हैं? 2 पेयर। कितनी हैं जो रिब से अटैच हैं? रिब अटैच विद रिब 3 पेयर। कौन सी? कौन सी? 8वीं, 9वीं और 10वीं। आराम से बताएंगे। बाइसिफेलिक रिब की संख्या कितनी? 12 पेयर। वर्टिब्रो स्टर्नल की संख्या कितनी? 7 पेयर। सब पेयर बताइएगा। अच्छा, वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल कितनी? 3 पेयर। और वर्टिब्रल कितनी? वर्टिब्रल का मतलब जो सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हो उनका नाम क्या? वर्टिब्रल रिब। चलो ओपन करो एनसीईआरटी। कह रहा है कितनी पाई जाएंगी? 12 पेयर। यहां लिखा है ईच रिब इज ए क्या? थिन फ्लैट बोन। कहां कनेक्ट है? डार्सली किससे? वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रली किससे? स्टर्नम। क्या यह पूरी तरीके से सही है? क्या यह पूरी तरीके से सही है? क्या सभी रिब ऐसा करती हैं? तो सभी रिब ऐसा नहीं करती, लेकिन रिब का स्टैंडर्ड यही है कि आगे जुड़ी हो किससे? स्टर्नम से, और पीछे जुड़ी हो वर्टिब्रल कॉलम से। अच्छा, इट हैज कितनी? 2 आर्टिकुलेशन सरफेस। कहां? डार्सल एंड पर। डार्सल पर ही 2 सरफेस हैं और इसी नाते इनका नाम क्या रखना पड़ा? बाइसिफेलिक। पीछे पीछे जुड़ने के लिए ही 2 हेड हैं, इसी नाते क्या कहना पड़ा? बाइसिफेलिक। अच्छा, पहली कितनी? 7 पेयर का नाम ट्रू रिब। ये डार्सल में किससे अटैच है? थोरेसिक वर्टिब्री से। वेंट्रल में किससे जुड़े हैं? स्टर्नम। और हेल्प किसकी लेंगे? इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर रिब क्या लिखा है? डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद स्टर्नम। तो ज्वाइन किससे कर गई? जुड़ गई है 7th रिब से। और वहां मदद किसकी लेंगे? तो मदद वही होगी क्या? हाईलाइन कार्टिलेज। नाम क्या रखना पड़ेगा? वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल रिब, या इन्हीं का नाम क्या रखना पड़ेगा? फॉल्स। आखिरी की जो 2 पेयर हैं 11 और 12, लिखा है नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, आगे जुड़ी ही नहीं होती हैं, लेकिन इसी नाते इनका नाम क्या रखना पड़ा? फ्लोटिंग। तो जुड़ी कहां होती हैं? पीछे जुड़ी होती है। किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। 3 लोग। आगे की तरफ क्या है? स्टर्नम। पीछे की तरफ क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। और साइड में क्या है? रिब। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बना? तो इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम रिब केज। देखो लिखा है थोरेसिक वर्टिब्री ले लो, रिब ले लो और स्टर्नम ले लो, तो क्या बना देंगे? रिब केज। डायग्राम देख लो, ये रिब केज का डायग्राम बना है। इस व्यक्ति का मुंह किधर है? इधर की तरफ है, तभी स्टर्नम दिख रही है। अगर इसको घुमा देंगे तो स्टर्नम पीछे चली जाएगी। तो देखो स्टर्नम है, साइड में क्या लगी है? रिब, और पीछे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अब आराम से बताएं। संख्या देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है? ट्रू रिब। 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर फॉल्स रिब, और 11 नंबर और 12। तो 11वीं ये है और 12वीं ये है। ये क्या है? फ्लोटिंग रिब, आगे नहीं जुड़ी हैं। चलिए हेडिंग डालिएगा, लिम्ब बोन। अभी लिखेंगे नहीं, केवल सुनेंगे, फिर आप आराम से लिख लीजिएगा। लिम्ब बोन 2 कैटेगरी की है। यह है अपर लिम्ब, जिसको बोलचाल की भाषा में हैंड कहते हैं, और यह है लोअर लिम्ब, जिसको बोलचाल की भाषा में लेग कहते हैं। कहना अलग है और होना अलग है। लेग पूरे को कहते हैं, लेकिन लेग है अलग चीज। देखें क्या है, अभी लिखेंगे नहीं। तो अगर हम लिम्ब बोन की बात करें तो हमको 2 लिम्ब बोन पढ़नी है, एक अपर लिम्ब और एक लोअर लिम्ब।
तो पहले पढ़ेंगे अपर लिम्ब। अगर हम अपर लिम्ब की बात करें तो इसी अपर लिम्ब को ही कहते हैं हैंड। रियल में तो हैंड इतना है, ठीक है, लेकिन पूरे को कहते हैं, कोई बात नहीं। अपर लिम्ब में देखो हड्डियां कितनी होती हैं, 30। कैसे? तो सबसे पहले होती है ह्यूमरस, फिर होती है रेडियस और अल्ना, फिर होते हैं कार्पल्स, मेटाकार्पल, फाइलेंज। इधर देखो, ये हड्डी है ह्यूमरस, ये दोनों हैं रेडियस और अल्ना। बाहर की तरफ रेडियस, अंदर की तरफ अल्ना। ऐसे ये जो उभार निकल के आई है ये अल्ना की ही प्रोसेस है, ठीक है। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये है रिस्ट, और रिस्ट पर पाई जाती है कार्पल, और ये है पाम, इतना हिस्सा, इसे कहते हैं क्या? मेटाकार्पल। और ये जितना है ये क्या है? फाइलेंजेस। तो जरा बताओ ह्यूमरस कितनी है? तो ह्यूमरस 1 है, और रेडियस और अल्ना मिला करके 2 हैं, कार्पल 8 हैं, मेटाकार्पल 5 हैं, और फाइलेंजेज 14 हैं। ह्यूमरस वाली जो हड्डी है इसी को कहते हैं आर्म बोन, और इसी को कहते हैं 4 आर्म। ये आर्म है, ये 4 आर्म है। ये है रिस्ट बोन, ये है पाम बोन, और ये है फिंगर बोन। आराम से बताएं, फिंगर बोन कितनी है? 14, और फिंगर कितनी है? 5। तो फिंगर बोन क्या बनाती हैं? तो कहोगे 5 फिंगर बनाती हैं। तो पहली फिंगर में कितनी हड्डियां? पहले में 2, बाकी सब में 3-3 होती हैं। लिखो इतना। चलो जरा एनसीईआरटी में डायग्राम देख लो, लिख लियो बेटा। हड्डियां कितनी हैं? 14, और उंगलियां कितनी हैं? 5। कैसे? तो ये एक पहली उंगली में 2 हैं, 2 हैं, और सब में कितने हैं? 3-3 है। तो 3 चौक 12 और 2 14 हड्डियां। जरा ये डायग्राम देख लो, ये 4 लिम्ब का है, इसको छोड़ दीजिए, ये तो गर्डिल की पार्ट है। ये हड्डी कौन सी है? ह्यूमरस। बाहर की तरफ रेडियस, अंदर की तरफ अल्ना, रेडियस अल्ना। ये हड्डियां कौन सी हैं? ये है कार्पल। और ये हड्डियां कौन सी हैं? मेटाकार्पल। और ये क्या हैं? तो ये हैं फाइलेंजेस। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फाइलेंजेस। इसी तरीके से लोअर लिम्ब भी देख लेते हैं, सिर्फ डायग्राम है देखना। ये इनको सबको छोड़ देंगे। ये क्या है? ये है गर्डिल बोन। यहां शुरू करेंगे। लोअर लिम्ब में फीमर होगी, टिबिया और फिबुला होगी, फिर टार्सल, मेटाटार्सल और फाइलेंजेज। संख्या भी फिक्स है। फीमर कितनी? 1, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल होती हैं 7, मेटाटार्सल 5, ये होती हैं 14। जोड़ेंगे तो 29। तो एक ये हड्डी और पाई जाती है, कुछ कितनी? 30 हो जाएंगे। तो ऐसे इसको भी लिख लेते हैं। लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब को लेग बोन कहते हैं। इसमें क्या है? तो इसमें एक पाई जाएगी फीमर, एक है टिबिया, और इसी के साथ क्या है? फिबुला। इसी में है टार्सल्स, मेटाटार्सल और फाइलेंजेज। और एक स्पेशल बोन है जिसका नाम पटेला। फीमर कितनी है? 1, टिबिया और फिबुला मिला करके 2, टार्सल
7, मेटाटार्सल 5, फेलेंजेज वही 14 और पटेला कितनी 1, तो जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी 30। बस खास बात यह है कि ये 14 फेलेंजेज क्या बनाएंगी फिंगर कितनी 5, तो जब 5 फिंगर होंगी तो पहले में 2, फिर 3 3 3 और 3। अच्छा फीमर कहां पाई जाएगी, तो ये थाई बोन है, ये इसी को लेग बोन कहते हैं। टिबिया और फिबुला को ही लेग बोन कहा जाता है। टार्सल एंकल बोन, ये फुट बोन है। और उंगलियां तो उंगलियां हैं ही। बस यहां क्वेश्चन ये है कि जो ये पटेला बोन है ये आगे की तरफ है कि पीछे की तरफ, आगे, और आगे को वेंट्रल कहते हैं कि डार्सल, क्या कहते हैं वेंट्रल। तो ये कैप लाइक बोन होती है, कैप लाइक बोन होती है या छोटी सी बोन होती है जो किसको कवर कर रही है, जो किसको कवर कर रही है। तो देखो ये है नी घुटना, और घुटने में आगे रखी है। तो जो एनसीईआरटी में लिखा है कि पटेला ने कवर किया है किसको, घुटने को किधर की तरफ से, वेंट्रली, और इसी नाते पटेला का नाम नी कैप है। क्या नाम है नी कैप, घुटने को आगे से कनेक्ट कवर कर रही है, इसी नाते नाम क्या पड़ गया नी कैप। तो सिर्फ नंबर लिखना है, नाम लिखना है। यहाँ 2-3 क्वेश्चन अलग से हम आपको बता देते जो एनसीईआरटी में नहीं लिखे हैं। 4 क्वेश्चन है जो बोन के नाम से पूछे जाते हैं, ये लिख लो फिर बताएं। फ्रॉग में कितनी उंगलियां, तो हमारे अगले पैर में, अगला पैर ही मतलब अगला हाथ जो है इसमें कितनी है 5 है, फ्रॉग में क्या है 4। तो ये गायब है कि ये गायब है, हैं? अंगूठा गायब है, याद रखिएगा। क्या गायब है, फर्स्ट डिजिट नहीं पाई जाती है। बढ़े आगे बेटा, 3-4 क्वेश्चन है। यहां ऐसे देखिए, इस टाइप से पकड़ में कुछ आ रहा होगा, ये निकला हुआ है और ये निकला हुआ है, ये तो अल्लाह का है। ऐसे करते तो लगता कहीं जाके फंस गया है, पीछे करके देखिए लगता कि पीछे कहीं यहाँ फंस गया है। तो है क्या, ये जो ह्यूमरस हड्डी है इसके पीछे गड्ढा पाया जाता है, उसी में ये प्रोसेस जाके फट जाती है। ऐसे एमबीबीएस करेंगे तो डिटेल में देखेंगे, तो कुछ क्वेश्चन रटने वाले। ह्यूमरस बोन में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो खूब पूछाता है, उसका नाम है बेसिपीटल ग्रुप, पहले आता था। तो बेसिपीटल ग्रुप ह्यूमरस में, ट्रॉक्लिया, यहाँ ट्रॉक्लिया नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो भी किसमें पाया जाता है ह्यूमरस में ही पाया जाता है। ठीक है, तो बेसिपीटल ग्रुप और ट्रॉक्लिया दोनों किसमें है ह्यूमरस में पाया जाता है। ठीक, एक और क्वेश्चन है, सबसे बड़ी बोन कौन सी है, सबसे बड़ी बोन फीमर है, लॉन्गेस्ट बोन फीमर। तो 3 क्वेश्चन लिख लीजिए, हो गया था ये, लिख लीजिए। ह्यूमरस की पहचान, तो ह्यूमरस की 2 पहचान है। बेसिपीटल ग्रुप, ट्रॉक्लिया। एक और लिख लो, आलीक्रेनन फोसा। यहाँ ट्रॉक्लिया भी है, यहाँ एक और नाम है, इसको हटा ही देते हैं।
अल्ना में लिख लो। अब वैसे आ नहीं रहे, बस केवल लिख लो। सिग्मॉइड नाच और ऑलिकिन प्रोसेस ये दोनों कहाँ हैं? अल्ना में है। फीमर में लिख लो। अच्छा, ये सुने हो कैलकेनियम, ये क्या है? हील बोन है, जो कि एक प्रकार का टार्सल है। अभी बनाएंगे नहीं, देखेंगे। जरा इधर देखो बेटा, जैसे हम लोगों का ये स्कल है, ये वर्टिब्रल कॉलम है। देख लो जरा इधर, ये एक कंधे की हड्डी है, ये दूसरी कंधे की हड्डी है, ये कमर की हड्डी है। और देखो, टेंशन न लो, ये है अपर लिम्ब और ये है लोअर लिम्ब। आपसे भी इतना बताओ कि अपर लिम्ब को एक्जियल स्केलेटन से कौन जोड़ता है और लोअर लिम्ब को एक्जियल स्केलेटन से कौन जोड़ता है? तो अपर लिम्ब को एक्जियल स्केलेटन से ये हड्डी जोड़ रही ना, और लोअर लिम्ब को एक्जियल स्केलेटन से ये हड्डी जोड़ रही है। तो अपर लिम्ब को और लोअर लिम्ब को, अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? ये इतना हिस्सा, ये है पेक्टोरल गर्डिल, और ये क्या है? पेल्विक गर्डिल। पेक्टोरल गर्डिल किसको किससे जोड़ती है? तो कहोगे अपर लिम्ब को एक्जियल स्केलेटन से, और पेल्विक गर्डिल किससे जोड़ती है? लोअर लिम्ब को एक्जियल। तो ये अपर लिम्ब टू एक्जियल, और ये किसको किससे जोड़ती है? लोअर लिम्ब टू एक्जियल। तो अगर गर्डिल बोन के बारे में बात की जाए तो गर्डिल बोन करती क्या है? तो कहो लिम्ब बोन को जोड़ देती हैं किससे? एक्जियल स्केलेटन से। चाहे अपर लिम्ब को एक्जियल से जोड़ना हो और चाहे लोअर लिम्ब को एक्जियल से, तो ये कनेक्ट करती हैं लिम्ब बोन टू किससे? एक्जियल स्केलेटन। एक क्वेश्चन, गर्डिल बोन होती कितनी है? तो कहोगे दो, एक का नाम पेक्टोरल गर्डिल और एक का नाम पेल्विक गर्डिल। सुन ले फिर लिखे, जल्दी ना करें। अगर हम गर्डिल बोन की बात करें तो हमारे शरीर में जो गर्डल बोन होती है उनका रियल में काम ही यही है, ऊपर वाले अपर लिम्ब को एक्जियल स्केलेटन से जोड़ना और लोअर लिम्ब को भी एक्जियल स्केलेटन जोड़ना। अपर लिम्ब को एक्जियल से कौन जोड़ेगा? पेक्टोरल गर्डिल। और लोअर लिम्ब को एक्जियल से कौन जोड़ेगा? पेल्विक गर्डिल। ये तो सिंबॉलिक डायग्राम बना दिए हैं, ठीक है। इतना हिस्सा क्या है? पेक्टोरल गर्डिल, इसने अपर लिम्ब को किससे जोड़ दिया? एक्जियल से। और इतना हिस्सा क्या है? पेल्विक गर्डिल, इसने लोअर लिम्ब को किससे जोड़ दिया? एक्जियल से। तो इसका मतलब है कनेक्ट करते हैं लिम्ब बोन को एक्जियल स्केलेटन से। दो टाइप की होती है, एक का नाम पेक्टोरल गर्डिल और एक का नाम पेल्विक। इतना लिखो पहले। एक क्वेश्चन रटने वाला है, ईच गर्डिल के कितने होंगे? तो देखो, किसी भी गर्डिल के दो हाफ पार्ट हैं,
ईच गर्डिल में क्या होता है, दो हाफ पार्ट। देखें तो अगर हम पेक्टोरल गर्डिल की बात करेंगे तो पेक्टोरल गर्डिल में दो हैं। ईच पेक्टोरल गर्डिल में टू बोन है, एक का नाम है क्लेविकल और एक का नाम है स्कैपुला। ऐसे हाथ करते तो पीछे निकल आती है। अब ये पीछे निकल क्यों आती है जरा समझिए। तो है क्या, जैसे मान लिया ऐसे हम खड़े हैं तो ठीक पीछे स्किन है, स्किन के नीचे ही क्या है, स्कैपुला। अगर स्कैपुला हटा दीजिए तो स्कैपुला के नीचे हमको रिब मिलेंगे। तो पहला सवाल है कि स्कैपुला बोन पाई कहाँ जाती है, तो कहोगे थोरेक्स में। आगे पाई जाती है कि पीछे, और पीछे क्या कहते हैं, डार्सल। तो बिल्कुल पीछे है, उसके बाहर केवल स्किन है, स्किन के नीचे ही स्कैपुला, और स्कैपुला के नीचे क्या मिलेंगी, रिब। तो क्वेश्चन ये है कि स्कैपुला के नीचे जो रिब मिलेंगी वो कौन सी होंगी। तो स्कैपुला के नीचे जो रिब होंगी वो सेकंड से सेवेंथ होगी। बड़ी सी पतली फ्लैट बोन होती है, ट्राई एंगुलर होती है, ऐसे ट्राई एंगुलर फ्लैट बोन होती है। और इसका जो पीछे का हिस्सा है उसके पीछे स्किन, केवल स्किन है। अगर स्कैपुला के आगे की बात करो तो आगे क्या मिलेंगी, रिब मिलेंगी। तो स्कैपुला है कहाँ, तो कहोगे थोरेक्स में है। थोरेक्स में कहाँ है, डार्सली है। डार्सल में कहाँ है, तो कहोगे रिब के ऊपर है। अब रिब उसके नीचे पाई जाएंगी, कौन कौन सी, तो दूसरी से लेकर के सातवीं रिब पाई जाएगी। एक क्वेश्चन। दूसरा, ये स्कैपुला है, आप आराम से बताएं इस व्यक्ति का मुंह किधर है, बोर्ड की तरफ है कि आपकी तरफ है। तो ये ऐसे डायग्राम बना है, ऐसे, ठीक है। इसका मुंह इधर की तरफ है, इसका मतलब ये जो स्कैपुला है, मान लेते ये स्कैपुला है ये, ठीक है। तो स्कैपुला की ये सरफेस कौन सी होगी, डार्सल, और ये सरफेस कौन सी होगी, वेंट्रल। स्कैपुला की जो डार्सल सरफेस है उस पे ऐसे स्ट्रक्चर निकला होता है। स्कैपुला की डार्सल सरफेस पर बाहर स्ट्रक्चर निकला हुआ है, इसको एलिवेटेड रिज कहते हैं। डार्सल सरफेस पर एलिवेटेड रिज होती है और उसी एलिवेटेड रिज का नाम स्पाइन या पूरा नाम एक्रोमियन स्पाइन। तो कहाँ है, तो कहोगे एलिवेटेड रिज है, कहाँ, डार्सल फ्लैट सरफेस ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला क्या है, लार्ज ट्राइएंगुलर फ्लैट बोन। किसके ऊपर है, सेकेंड टू सेवेंथ। कहाँ है, डार्सली, कहाँ है, थोरेक्स। एक क्वेश्चन, यहां से लेकर के यहां तक तो इसका नाम स्पाइन होता है, लेकिन स्पाइन का वो हिस्सा जो बॉडी से बाहर निकल जाता है, बॉडी का मतलब बॉडी ऑफ स्कैपुला के बाहर निकल जाता है, उसी हिस्से का नाम एक्रोमियन या पूरा नाम एक्रोमियन प्रोसेस। एनसीईआरटी में लिखा है फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस ऑफ स्पाइन। यही वो जगह है, अगर देखना चाहते तो यहाँ एक उभार है, इस जगह एक उभार है और इसी उभार से ये बोन जुड़ी हुई है। क्लेविकल आके यहाँ जुड़ी है और क्लेविकल यहाँ भी तो जुड़ी है। तो क्लेविकल का एक किनारा यहाँ जुड़ा है और क्लेविकल का एक किनारा यहाँ जुड़ा है। क्लेविकल क्या है, तो कहोगे लॉन्ग सिलेंडर बोन है जिसमें कितने कर्वेचर हैं, दो, एक कर्वेचर ये और एक कर्वेचर ये। इसका ये वाला किनारा या ये वाला जो इंड है वो किससे आर्टिकुलेट कर गया है, एक्रोमियन से, और जो ये वाला किनारा है वो किससे आर्टिकुलेट कर गया है, स्टर्नम से। कुल 5 क्वेश्चन हैं। पेक्टोरल गर्डिल में क्या है, तो कहोगे 2 हाफ पार्ट, ये राइट और ये लेफ्ट। किसी भी हाफ में 2 बोन है, एक का नाम स्कैपुला, एक का नाम क्लेविकल। सारे क्वेश्चन स्कैपुला के हैं। स्कैपुला क्या है, तो कहोगे ट्राई एंगुलर फ्लैट बोन है। कहाँ है, थोरेक्स में। कहाँ है, डार्सल में है। किसके ऊपर है, रिब, कौन सी, सेकेंड टू सेवेंथ। इसकी जो डार्सल फ्लैट सरफेस है, कौन सी, डार्सल फ्लैट सरफेस, वहां एक एलिवेटेड रिज है और उस रिज का नाम स्पाइन या एक्रोमियन स्पाइन है। एक्रोमियन स्पाइन का जो एक्सपेंडेड प्रोसेस है उसका नाम क्या है, एक्रोमियन प्रोसेस। और यही क्या जुड़ जाती है, क्लेविकल। क्लेविकल का एक हिस्सा किससे जुड़ता है, स्टर्नम से, और क्लेविकल का ही दूसरा नाम क्या है, कॉलर बोन। ओपन करो एनसीईआरटी।
पहली लाइन ठीक करें, पेक्टोरल और क्या पेल्विक गर्डिल का काम क्या है, हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ क्या अपर एंड लोअर लिम्ब। किससे जोड़ देना, एक्सियल। तो कौन अपर को जोड़ेगा, कौन लोअर को, तो भाई पेक्टोरल गर्डिल अपर लिम्ब को जोड़ेंगे और पेल्विक गर्डिल लोअर लिम्ब। ईच गर्डिल में क्या होते हैं, दो हाफ पार्ट, और ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डिल में क्या होगा, क्लेविकल और स्कैपुला। स्कैपुला क्या है, अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, लार्ज ट्राइएंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड कहाँ है, डार्सल पार्ट, किसमें, थोरेक्स। किसके बीच में, तो कहोगे सेकंड से सेवेंथ रिब। इसकी डार्सल फ्लैट ट्राई एंगुलर बॉडी पर क्या पाया जाता है, स्लाइटली एलिवेटेड रिज। नाम क्या होता है, स्पाइन। जो प्रोजेक्ट होती है ये फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस, नाम क्या है, एक्रोमियन। जो क्लेविकल है वो आर्टिकुलेट करती विद दिस, दिस का मतलब किससे, एक्रोमियन। एक क्वेश्चन छूट गया, जरा देख लो। ये है एक्रोमियन, तो एक्रोमियन के ठीक नीचे एक डिप्रेशन पाया जाता है। इस डिप्रेशन का नाम क्या है, ग्लिनोइड कैविटी। कहाँ है, बिलो एक्रोमियन। ये है ह्यूमरस, उसका हेड जाके यहीं फिट हुआ और क्या बन गया, शोल्डर जॉइंट। हेड ऑफ ह्यूमरस फिट इन ग्लिनोइड कैविटी टू मेक क्या, शोल्डर जॉइंट। देखो लिखा है, लिखा है बिलो द एक्रोमियन क्या मिलेगा, डिप्रेशन। नाम क्या, ग्लिनोइड कैविटी। काम क्या, आर्टिकुलेट करेगा किससे, हेड ऑफ ह्यूमरस। बनाएगा क्या, शोल्डर। ईच क्लेविकल क्या है, लॉन्ग सिलेंडर बोन। जितना मोटा ये मार्कर है, मोटी इससे थोड़ा मान लो ज्यादा मोटी होगी। कितने कर्वेचर, दो कर्वेचर होते हैं। इसी बोन को कहते क्या है, आंसर क्या देंगे, कॉलर बोन। चलिए हेड डालिए, पेल्विक गर्डिल। इसमें 3 क्वेश्चन है केवल। पेल्विक गर्डिल, छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। देखिए बोन होती है 3D स्ट्रक्चर और बना है 2D में, तो थोड़ा सा इमेजिन करना कठिन होता है।
बन गया। पेल्विक गर्डिल जिसको कमर की हड्डी भी कहते हैं, चाहे पेक्टोरल गर्डिल हो चाहे पेल्विक गर्डिल हो, पहला नियम तो ये है कि गर्डिल में दो हाफ पार्ट पाए जाएंगे, राइट और लेफ्ट। बस फर्क ये है कि पेल्विक गर्डिल के जो हाफ पार्ट है उसका नाम काक्सल बोन है। इस पूरी हड्डी का नाम क्या है? काक्सल बोन। लेकिन ये एक काक्सल बोन 3 हड्डियों से मिल के बनी है, फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन। कौन सी? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। अब ये डायग्राम देख लीजिए, ये है इलियम बोन, ये है प्यूबिस बोन और ये है इस्चियम बोन। होता क्या है कि जहां तीनों हड्डियां ये मिलती हैं तो 2 हड्डियां तो दिख रही हैं, साफ साफ की मिल रही हैं, लेकिन ये हड्डी भी नीचे नीचे यहाँ जाती है। तो ऐसी जगह जहां तीनों हड्डियां आपस में फ्यूज होती हैं वहां एक डिप्रेशन पाया जाएगा। उस डिप्रेशन का नाम एस्टेबुलम होगा। एस्टेबुलम कहाँ है? तो एट पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ 3 बोन। और काम देखिए, ये जो फीमर है इसका हेड यहीं जाके फिट हुआ है। हेड ऑफ फीमर फिट इन टू मेक क्या? हिप जॉइंट। ठीक है, एक क्वेश्चन और, ये मान लेते हैं कि एक गर्डिल बोन है, एक काक्सल बोन है, ऐसे ये मान लेते हैं इलियम है, ये मान लेते हैं इस्चियम है, ये मान लेते हैं प्यूबिस है। इधर देखो, ये इलियम है, ये इस्चियम है, ये प्यूबिस है। देखिए हो क्या रहा है, ये ऐसे जुड़ जा रही हैं। इस तरफ की प्यूबिस और इस तरफ की प्यूबिस आगे मिल जाती हैं, तो ये मिल गई। अब ये मिल गई, जहां जुड़ती हैं इस जंक्शन को क्या कहते हैं? प्यूबिस सिम्फाइसिस। प्यूबिस बोन मीट वेंट्रली और यहाँ भरा होता है क्या? फाइब्रस कार्टिलेज। तो किसी पर्टिकुलर मेल या फीमेल में दोनों प्यूबिस बोन आगे जुड़ती हैं, तो आगे को मतलब वेंट्रली कहेंगे ना, वेंट्रली जुड़ती है और जंक्शन का नाम प्यूबिस सिम्फाइसिस, और वहां भरा क्या होता है? फाइब्रस कार्टिलेज। तो पीछे का हाल देखो क्या होगा। तो पीछे की स्थिति ये है, ये मान लेते हैं रीढ़ की हड्डी है, ये मान लेते हैं रीढ़ की हड्डी है। तो देखिए स्थिति क्या हुई है, पीछे ये कौन सी बोन है? इलियम बोन। ये भी क्या है? इलियम बोन। दोनों इलियम बोन के बीच में रीढ़ की हड्डी आ गई और आगे क्या जुड़ गई? प्यूबिस बोन। ये देखो इतना बड़ा पर्चा दिखाई पड़ रहा है, इसको पेल्विस कहते हैं। इसी में पर्दा ऐसे लगा हुआ है और उसी में ऊपर से सारे ऑर्गन रखे हैं। ठीक है, तो पीछे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, और आगे क्या जुड़ गया है? प्यूबिस बोन जुड़ गई है, और प्यूबिस बोन के जुड़ जाने से क्या बन गया? प्यूबिस सिम्फाइसिस। खोलो एनसीईआरटी। एक क्वेश्चन और है, ये है इस्चियम बोन, ये है प्यूबिस बोन, तो बीच में जगह का नाम इस्चियो प्यूबिक। अच्छा दूर चला गया। इस्चियो प्यूबिक फोरामेन, या इसको क्या कहते हैं? ऑब्टुरेटर फोरामेन। ये ऑब्टुरेटर फोरामेन केवल हम ही लोगों में है, प्रेजेंट इन ह्यूमन। तो बताओ किसमें एब्सेंट होगा? तो एब्सेंट इन फ्रॉग। ऑब्टुरेटर फोरामेन का पाया जाना हमारी पेल्विक गर्डिल की क्या है? पहचान। ये तीनों हड्डियां मिलकर क्या बनाई? काक्सल बोन। ओपन करें एनसीईआरटी। देखें पेल्विक गर्डिल में क्या पाए जाएंगे? 2 क्या? काक्सल बोन। और किसी काक्सल बोन की बात करें तो बनेगा कैसे? फ्यूजन कितनी? 3 बोन, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग का बड़ा महत्व है। ILIUM यही लिखा हुआ है ना, अगर ये लिख दिया जाए ILEUM तो गलत हो जाएगा। ये पहुंच जाएंगे इंटेस्टाइन में, और ये कहाँ है? यहाँ। ये स्पेलिंग का महत्व है यहाँ। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ एबव बोन, यहाँ मिलेगी कैविटी नाम एस्टेबुलम। इसमें क्या फिट हो जाएगी? थाई बोन। दोनों हाफ ऑफ पेल्विक गर्डिल कहाँ जुड़ते हैं?
वेंट्रली तो क्या बना लेते हैं, बिग सिम्फाइसिस, क्या मिलेगा, फाइब्रस कार्टिलेज। जॉइंट में केवल 4-5 क्वेश्चन है जो हमको पढ़ना है। हेडिंग डालिए जॉइंट, और हमारे साथ ही लिखते चलेंगे। पहला सवाल ये है कि जॉइंट क्या है। जॉइंट क्या है तो कहोगे जॉइंट बेटा हमारे साथ ही लिखेंगे है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। किसका किससे, ऑफ बोन टू बोन या बोन टू कार्टिलेज, हड्डी का हड्डी से या बोन का कार्टिलेज से भी हो सकता है। एक बात, जॉइंट जरूरी है काहे के लिए, फॉर मूवमेंट, खासकर ऐसा कोई भी मूवमेंट जिसमें इन्वॉल्व हो बोनी पार्ट, जैसे लोकोमोशन। ठीक, अब मूवमेंट होता कैसे है, तो मूवमेंट तभी होता है जब मसल क्या जनरेट करती है, फोर्स, और मसल की फोर्स की मदद से ही तो मूवमेंट होता है। लेकिन जिस जगह से मूवमेंट होता है वहां फलक्रम या धुरा बन जाता है, तो जब ये फोर्स जनरेट होता है तो जॉइंट किसका काम करता है, जॉइंट फलक्रम का काम करता है। किसी पर्टिकुलर जॉइंट की मूवेबिलिटी, जॉइंट कितना मूव करेगा ये डिपेंड करता है मेनी फैक्टर। जैसे उसमें एक मेन फैक्टर है स्ट्रक्चर, लिखते चलेंगे, अभी कुछ समझने वाला आया नहीं है, जैसे आएगा उसे रोकेंगे। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चरल फॉर्म की बात करें तो 3 जॉइंट होते हैं। एक फाइब्रस जॉइंट, एक कार्टिलेजिनस जॉइंट और एक साइनोवियल जॉइंट। अब इनके बारे में 2-2 लाइनें पढ़नी है, वो आपके काम का है क्वेश्चन। पहली हेडिंग डालें, पहली हेडिंग फाइब्रस जॉइंट। शुरू करें, चलिए हेडिंग डालें फाइब्रस जॉइंट। पहला सवाल ये है, मोशन के हिसाब से, मूवेबिलिटी के हिसाब से ये मूवेबल जॉइंट है कि नॉन मूवेबल जॉइंट है, तो कहेंगे नॉन मूवेबल जॉइंट। लिखते चलें, नॉन मूवेबल जॉइंट। एक क्वेश्चन, नॉन मूवेबल जॉइंट हो, ये कह सकते हो कि कोई मूवमेंट यहां नहीं होता है। नो सिग्निफिकेंट, जो एनसीईआरटी में लिखा है, मूवमेंट। दूसरा सवाल है, यहां जॉइंट पर मूवमेंट क्यों नहीं होता है।
तो देखो क्या होता है, क्योंकि पाया जाता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन बोन। इधर देखें, ये मान लेते हैं कि एक बोन है और ये मान लेते हैं कि दूसरी बोन है, और इसके बीच पाया जाता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो जब फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगा तो बोन बहुत मजबूती से अटैच हो जाएंगे, इतना मजबूती से अटैच हो जाएंगे कि जॉइंट पर कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो ये नॉन मूवेबल हैं, क्योंकि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है किसके बीच, हड्डी, जो हड्डी जुड़ रही है। कहां पाया जाता है, फाउंड एट क्रेनियम, या कह सकते हो बिटवीन क्रेनियल बोन। अब देखो, आपको पहले से पता है कि हमारे क्रेनियम में कई हड्डियां हैं। एक होती है फ्रंटल, ऐसे बहुत सारी हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं। देखो कौन कौन सी, ये कौन सी है, ये है फ्रंटल, ये क्या है पैराइटल, ये क्या है टेम्पोरल, और ये क्या है ऑक्सीपिटल। ये सब हड्डियां आपस में जुड़ी हैं, किसके द्वारा, इसी फाइब्रस जॉइंट। बस यहाँ जो फाइब्रस जॉइंट होता है उसको सूचर कहा जाता है। तो सूचर बिटवीन क्रेनियल बोन, यही सूचर हैं। तो क्रेनियल बोन के बीच जो सूचर पाया जाता है वो वास्तव में क्या है, तो कहोगे वास्तव में वो फाइब्रस जॉइंट है, और इसी नाते यहाँ कोई मूवमेंट नहीं होता है। दूसरा है कार्टिलेजिनस जॉइंट। सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ये एक ऐसा जॉइंट है जिसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, तो क्या कहोगे, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। क्यों, थोड़ा बहुत मूवमेंट क्यों होता है, तो जुड़ने वाली हड्डियों के बीच यहाँ कार्टिलेज पाया जाता है, और कार्टिलेज थोड़ा मुलायम होता है, तो कहोगे कार्टिलेज फाउंड बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन। जैसे जैसे मान लेते हैं ये बोन है, ये बोन है, और दोनों बोन के बीच क्या पाया जाएगा, तो दोनों बोन के बीच कार्टिलेज पाया जाएगा। इसी नाते क्या होगा, यहां मूवमेंट होता रहेगा। एक बोन ये है, एक बोन ये है। अब सवाल ये है कि पाया कहां जाता है। कहां कहां पाया जाता है, तो एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया है इसी जगह। हम लोगों की वर्टिब्रल कॉलम में जो दो वर्टिब्री हैं, तो दो वर्टिब्री के बीच में क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है। तो कहां है, बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री। कहां, एट वर्टिब्रल कॉलम। यहां क्या है, कार्टिलेज। अच्छा, कोई ये नहीं बताएगा कि यहां कौन सा कार्टिलेज पाया जाता है। दोनों हड्डियों के बीच कार्टिलेज है, कौन सा, तो देखिए कार्टिलेज कई होते हैं, एक होता है हाइलाइन कार्टिलेज, एक होता है फाइब्रस कार्टिलेज। इस जगह दो वर्टिब्री के बीच वर्टिब्रल कॉलम पर कौन सा कार्टिलेज है, नहीं,
यहां फाइब्रस है। कौन सा कार्टिलेज है? फाइब्रस। और अभी बिल्कुल ताजा पढ़ के आए हो, दो प्यूबिस बोन आगे जुड़ती हैं, उसके बीच में तो कार्टिलेज था, तो वहां भी तो कार्टिलेज जॉइंट होगा। वहां कौन सा था? फाइब्रस। तो दूसरा एग्जांपल है बिटवीन प्यूबिस बोन एट कहां? प्यूबिस सिम्फाइसिस। और बताओ यहां भी कौन सा कार्टिलेज था? कौन सा कार्टिलेज था? फाइब्रस ही का था। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हो रिब और स्टर्नम, रिब और स्टर्नम वो भी तो कार्टिलेजिनस है। वहां कौन सा है? हाइलाइन। और रिब और वर्टिब्रल कॉलम, वहां भी हाइलाइन। तो रिब और स्टर्नम के बीच भी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, और रिब और वर्टिब्रल कॉलम के बीच भी कार्टिलेजिनस ही जॉइंट है। तो तीसरा एग्जांपल है बिटवीन रिब एंड स्टर्नम, और चौथा है बिटवीन रिब एंड वर्टिब्रल कॉलम। और ये दोनों जगह क्या पाया जाता है? हाइलाइन कार्टिलेज। सूचर क्या है? तो सूचर कहोगे दो हड्डियां मजबूती से फ्यूज हो गई हैं, तो इतना मजबूती से फ्यूज हो गए कि बिल्कुल मूवमेंट होगा ही नहीं। तो उसी फाइब्रस जॉइंट का नाम क्या पड़ गया? सूचर। लिख लिया? तो कार्टिलेजिनस जॉइंट में हमने 3 एग्जांपल एक्स्ट्रा आपको बता दिए हैं। एनसीईआरटी में एक लिखा है, कौन सा? एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच कार्टिलेजिनस जॉइंट पाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सिर्फ वही नहीं है, और भी एग्जांपल हैं। जैसे प्यूबिस सिम्फाइसिस भी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, रिब और स्टर्नम क्या है? कार्टिलेजिनस जॉइंट है। रिब और वर्टिब्रल कॉलम भी क्या है? कार्टिलेजिनस ही जॉइंट है। आगे बढ़े। चलिए अगला है साइनोवियल जॉइंट। पहला सवाल ये है कि साइनोवियल जॉइंट कैसा है? तो कहोगे मूवेबल जॉइंट या टिपिकल मूवेबल जॉइंट। यहाँ इतना बढ़िया मूवमेंट क्यों होता है? तो देखिएगा, जुड़ने वाली हड्डियों के बीच फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, तो मूवमेंट ही नहीं। जुड़ने वाली हड्डियों के बीच कार्टिलेज, तो हल्का फुल्का मूवमेंट। और जुड़ने वाली हड्डियों के बीच क्या पाया जाता है? पाया जाता है फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी। कहां पाई जाती है? बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन। फिर लिखो, देख लो इधर। मान लेते हैं हड्डी ये है,
और दूसरी हड्डी ये है, ठीक। और दोनों हड्डियों को जुड़ना है तो इनके बीच पाई जाती है फ्लूइड की भरी हुई, ये, और इसका नाम है साइनोवियल कैविटी, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है जिसका नाम साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिसका नेचर लुब्रिकेटिंग होता है। चलने के दौरान फ्रिक्शन ना हो तो दोनों हड्डियों के बीच एक गद्दी रखी हुई है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, तो फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी के नाते इसका नाम क्या पड़ गया, साइनोवियल जॉइंट पड़ गया। और ये इसका जो साइनोवियल फ्लूइड है वो लुब्रिकेटिंग होता है। एक क्वेश्चन। दूसरा, यहाँ पर बढ़िया मूवमेंट होगा। हड्डी के जो किनारे होते हैं, हड्डी के जो किनारे होते हैं, यहाँ पाया जाता है कार्टिलेज। हड्डी के जो किनारे होते हैं वहां पाया जाता है कार्टिलेज, जिसको आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज कहते हैं। तो कार्टिलेज में कार्टिलेज रगड़ेगा तो खराब हो जाएगा और फिर दर्द होने लगेगा। तो नेचर ने व्यवस्था कर दी है, दोनों के बीच क्या है, एक थैली रखी है और जिसमें क्या भरा हुआ है, साइनोवियल फ्लूइड। इसी में बढ़िया मूवमेंट होता है। एक क्वेश्चन। अब सवाल है इसके एग्जाम्पल बता दो। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे शरीर में, जहां जहां मूवमेंट होता है वहां यही मिलेगा। तो सारे एग्जाम्पल आप ऊपर से नीचे लिख डालेंगे। जैसे पहला है बॉल एंड सॉकेट। यहां से लिखेंगे, जैसे लिखा वैसे लिखते चले जाइए। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसके दो एग्जाम्पल हैं। ये कहां पाया जाता है, तो ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल, और फीमर और पेल्विक गर्डल। ये कौन सा जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, और ये कौन सा, हिप जॉइंट। इसके अंदर दो हैं, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। तो ये जॉइंट कौन सा, शोल्डर हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल है बिटवीन फीमर एंड पेल्विक गर्डल, और ये क्या हो गया, हिप जॉइंट। दूसरा इसका एग्जाम्पल है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट लिखते चलो। इसके शब्द देखो, ये क्या है, इल्बो जॉइंट, जिसको कोहनी कहते हैं। किसके किसके बीच है, ह्यूमरस और अल्ना के बीच है। और ये नी है, किसके बीच, फीमर और टिबिया के बीच। तो इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक है इल्बो जॉइंट, किसके किसके बीच है, ह्यूमरस और अल्ना के बीच है। और दूसरा है नी जॉइंट, किसके किसके बीच है, तो कहोगे फीमर और टिबिया के बीच है। तीसरा एग्जाम्पल इसका है ग्लाइडिंग जॉइंट। ये रिस्ट जॉइंट है, और किसके किसके बीच है, कार्पस।
हम लोगों की कलाई पर क्या पाए जाते हैं, कार्पल्स पाए जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट रिस्ट का हो रहा है वहां कौन सा जॉइंट है, ग्लाइडिंग। चौथा है सैडल जॉइंट। ये जो मूवमेंट हो रहा है वो कहाँ रहा है, तो यहाँ है कार्पल और ये क्या है, तो कार्पल और मेटाकार्पल। तो कहोगे बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। एक स्पेशल जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा वो भी लिख लेते हैं। इलिप्सॉइड जॉइंट, ये मूवमेंट कहां हो रहा है, ये मूवमेंट कहां हो रहा है बता दो बस। तो ये क्या है यहाँ, कार्पल, और ये क्या है, तो ये क्या है, मेटाकार्पल, और ये क्या है, तो मेटाकार्पल और फाइलेंजेस के बीच, और ये बिटवीन फाइलेंजेस कौन सा जॉइंट है, ये हिंज जॉइंट है। जबकि ये जो लिख रहा हूं सैडल जॉइंट बिटवीन मेटाकार्पल और फाइलेंजेस, और आखिरी में पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट अभी बताए थे। ये जो मूवमेंट हो रहा है ये एटलस और एक्सिस के बीच है। तो बिटवीन एटलस एंड क्या, एक्सिस। हेडिंग डाल लीजिए और 10 मिनट केवल पढ़ना है बस। शुरू करें। हेडिंग डाल लीजिए डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला बीमारी कौन सी, मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया का मतलब होता है मसल की एस्थीनिया। मसल की एस्थीनिया का मतलब होता है मसल अच्छे से काम ना करे तो क्या हो जाता है। 3 क्वेश्चन है। पहला सवाल है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब जिसमें अपनी ही इम्यूनिटी अपने ही शरीर का क्या करे, नुकसान करे। कैसे, एंटीबॉडी बनने लगती अपने ही खिलाफ। दूसरा सवाल, क्या प्रभावित हो जाता है, इफेक्ट होता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अगर ये नाम ले तो क्या कहोगे, मोटर एंड प्लेट। लेकिन क्या खराब हो जाता है, तो मोटर एंड प्लेट मैं पढ़ा चुका हूं आपको, और वहां पाए जाते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती हैं और रिसेप्टर ही डैमेज हो जाते हैं। तो जब सिग्नल यहां से आता है किसी मसल को, तो मसल पर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। उसको रिसीव कौन करता था, रिसेप्टर। रिसेप्टर ही नहीं है। अब जब रिसेप्टर रिसीव नहीं होगा तो क्या वहां डी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, नहीं। तो क्या मसल कांटेक्ट करेगी, नहीं करेगी। इसी नाते मसल पैरालाइज करने लगती है। तो ये क्या हो जाता है, तो यहाँ लॉस हो जाता है। क्या ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है,
एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, वापस आ जाओ। इसी नाते जो मसल है उसमें फटीग है, वीकनेस है और पैरालिसिस है। तो ये वीकनेस पैरालिसिस कहां से आई है? क्योंकि क्या खराब हो गए हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, और रिसेप्टर बने होते हैं प्रोटीन के, और उसी के खिलाफ बन गई एंटीबॉडी। इसी नाम क्या पड़ गया? ऑटो इम्यून। लिखते चलो। दो नंबर क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सिर्फ दो क्वेश्चन। क्या है? धीरे धीरे खराब होती हैं, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन। कौन सी मसल का? ये इंपॉर्टेंट है, स्केलेटल मसल। याद रखिएगा, स्केलेटल मसल खराब होती हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो देखो इसका एग्जाम्पल में इस्तेमाल कैसे किया। अगर कोई बीमारी जेनेटिक होगी तो फिर हम लोगों को पेरेंट्स से मिलेगी, इसका मतलब इनहेरिटेड होगी। ये जल्दी ही क्वेश्चन भी आया है 2 ही साल पहले। ये क्या है? इनहेरिटेड है डिजीज। तीसरा, टिटैनी। जो एनसीईआरटी में लिखा उसे उतना ही याद रखेंगे। ये लिखा है एनसीईआरटी में, रैपिड स्पाज्म या वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। वाइल्ड का मतलब है अजीब टाइप का। जैसे हम लोग सो रहे होते हैं, कभी कभार रात में सोते समय काफ में दर्द होने लगता है, तो जो ऐंठन होने लगती है उसी ऐंठन को कहते हैं क्या? वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो रैपिड स्पाज्म हो जाए या वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, क्यों होता है? तो कारण है ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। कैल्शियम क्या होता है? कम होता है। अच्छा, किसी से मिलती जुलती बीमारी है, टिटैनस। टिटैनी और टिटैनस अलग है। तो टिटैनस इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज है जो क्लास्ट्रीडियम टिटैनी से होती है। तो टिटैनस का दूसरा नाम लाकजा डिजीज है। क्या है? ये बैक्टीरियल डिजीज है। कौन करता है? क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। अच्छा, एक शब्द अभी जल्दी 2017-18 में आया था, इसमें और इसमें अंतर लिखो, में सुन लो। टिटैनी क्या है? रैपिड स्पाज्म या वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, कारण कैल्शियम कम है। टिटैनस या लॉकजा डिजीज, ये इन्फेक्शियस बीमारी है। टिटैनस जिसको कहते हैं क्लास्ट्रीडियम टिटैनी करता है। ये क्या है? टिटैनस कॉन्ट्रैक्शन। तो जब कभी मसल का कॉन्ट्रैक्शन लगातार होता रहे, रिलैक्सेशन ना हो, इसी को टिटैनस कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। एक होता है टिटैनस, एक होता है टोनस। अगर करेंगे बीबीएस तो वहां आपको पढ़ने को मिलेगा। तो टिटैनस कॉन्ट्रैक्शन है स्पेशल। क्या? तो कहोगे सस्टेन, लगातार। मसल कॉन्ट्रैक्शन विदाउट क्या?
रिलैक्सेशन। ये आया हुआ सवाल है, एनसीईआरटी में लिखा नहीं है। सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन विदाउट रिलैक्सेशन को कहते क्या है? टिटाइनस कॉन्ट्रैक्शन। तो ये तो हो गए मसल के डिसऑर्डर। अब 2 डिसऑर्डर और बचे हैं। सबका हो गया तक? तो टिटाइनस और टिटाइनस कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, क्लियर? लगातार कॉन्ट्रैक्शन होता रहे, क्या ना हो, रिलैक्सेशन ना हो, तो नाम टिटाइनस कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, ये जो मान लो जैसे आप कट गए, किसी लोहा से कट गए ना, आप इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं, क्योंकि जो पैथोजन है वो मिट्टी में पाया जाता है। लोहा हो सकता है जंग लगा हो, मिट्टी से कांटेक्ट में हो, तो आपको क्या मिल सकता है? क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी मिल सकता है, तो इंजेक्शन लगवाएंगे आप। हो गया? चलिए, ऑस्टियो पोरोसिस नाम ही से पता चल रहा है। ऑस्टियो का मतलब हड्डी और पोरोसिस का मतलब पोर। हड्डी में छोटे छोटे छेद हो जाएं तो बताओ हड्डी मजबूत होगी कि कमजोर? तो अगर हड्डी कमजोर होगी तो टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। ये कब होगा? ये बुढ़ापे में होगा। कब होगा? बुढ़ापे में। 3 क्वेश्चन, कैसी बीमारी है? लिखते चले। एज रिलेटेड डिसऑर्डर, तो एज में बच्चों की कि बूढ़ों की है? तो ओल्ड एज की है, एक बात। दूसरा, क्या हो जाता है? तो घट जाता है। डिक्रीज बोन मास, मतलब बोन कैसी हो जाती है? पोरस। और क्यों पोरस हो गई है? क्योंकि बोन में कैल्शियम घट गया है। कैल्शियम रिड्यूस इन बोन। अब अगर कैल्शियम घटा है तो टूटने का खतरा बढ़ा, इसका मतलब है बढ़ गया है चांस ऑफ फ्रैक्चर। तो अक्सर बाथरूम फ्रैक्चर होता है, बाथरूम में स्लिप कर जाते हैं। अब अगर ओल्ड एज में स्लिप कर गए तो बिखर जाएंगे, है ना? पूरा शरीर जाएंगे 206 हड्डियां लेके, उधर से 306 लेके आएंगे, है ना? टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्योंकि जैसे स्लिप करेंगे ओल्ड एज में वैसे हड्डी टूट जाएगी। क्योंकि हड्डी में क्या हो चुका है? बोन मास कम हो चुका है, कैल्शियम कम हो चुका है। क्या कारण है? कॉमन काज। तो जो कॉमन काज है वो लिख लेंगे। डिक्रीज ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से होता है। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन तो केवल फीमेल में कम होता है। तो क्या ऑस्टियोपोरोसिस केवल फीमेल में होती है? ऐसा नहीं है, मेल में भी होगी। ये मेन काज किसके लिए है? फीमेल के लिए है। फॉर फीमेल। और क्या कारण हो सकते हैं? इसके कुछ और भी कारण हैं। अदर कारण में है विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी है कम या कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। पैराथायराइड हार्मोन का भी इसमें रोल होगा क्योंकि वो कैल्शियम में इन्वॉल्व है। आखिरी बीमारी है आर्थराइटिस। नाम ही से पता चल रहा है। आर्थरा का मतलब जॉइंट और आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन।
तो इन्फ्लामेशन हो गया। किसमें? जॉइंट में। भैया क्यों? तो देखो जॉइंट पे पाई जाती है गद्दी, धीरे धीरे वो गद्दी का पानी कम हो जाता है तो हड्डियां रगड़ने लगती हैं, और हड्डियां अगर रगड़ेंगी तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो कम हो जाता है साइनोवियल फ्लूइड। तो अक्सर कारण होता है ड्यू टू लेस साइनोवियल फ्लूइड। एक बीमारी है गाउट, यहां भी इन्फ्लामेशन होता है। किसमें? ज्वाइंट। बस कारण क्या है? ड्यू टू यूरिक एसिड डिपोजिशन इन। देखिए इन्फ्लामेशन दोनों में है, कारण अलग है। अगर साइनोवियल फ्लूइड कम हो तो सिर्फ आर्थराइटिस होगा, हड्डियां रगड़ेंगी तो वहां इंजरी होगी, दर्द होगा। लेकिन अगर वहां पर क्या डिपॉजिट हो जाए, यूरिक एसिड, तो भी इन्फ्लामेशन होगा। बस बीमारी का नाम क्या होगा? गाउट। एक आती है मोच। मोच कैसे आती है? मोच को कहते हैं स्प्रेन। स्प्रेन में होता क्या है? तो देखो मोच आती कैसी, इधर देखिए ऐसे पैर रखे हैं, कभी कभार क्या होता है कि ये पैर ऐसे मुड़ जाता है, अगर मुड़ गया तो मोच आ जाएगी। तो होता क्या है कि इधर की तरफ जो लिगामेंट बंधा है वो ज्यादा खिंच जाता है, तो ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है किसकी? लिगामेंट की। तो ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ किसकी? लिगामेंट। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगले चैप्टर से, अगले लेक्चर से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यूरल कोऑर्डिनेशन, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंपल्स कंडक्शन की फिजियोलॉजी। ठीक है, इसको एनसीईआरटी जरा पढ़ लीजिएगा। एक पेज जो है आपका ज्वाइंट और ये डिसऑर्डर वाला। और टेस्ट कब होगा? 7 तारीख को, थर्सडे को टेस्ट होगा बॉडी फूड एंड सर्कुलेशन का। ठीक है, जाइए।